Hello guys, today we will discuss about Krebs cycle. Krebs cycle इसका नाम क्यों पड़ा, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दरअसल बात यह है कि जो क्रेब्स साइकिल नाम पड़ा है, ये एक क्रेब्स साइकिल के रिसर्चर थे जो इसने खोज किया था, हैंस क्रेब्स। तो उनके नाम से इसको क्रेब्स साइकिल नाम पड़ गया। और टीसीए साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, क्यों कहते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्रेब्स साइकिल में जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। अब जानते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस से 1 मोल ग्लाइकोलिसिस से 2 मोल पायरुविक एसिड फार्म होता है। तो उसके समय वह जो पायरुविक एसिड है वह भाग लेता है इनडायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में, क्योंकि जो पायरुविक एसिड है वह दोबारा कन्वर्ट होगा माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, कन्वर्ट हो जाता है वो एसिटिल कोएंजाइम में। तो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते समय उसको विभिन्न प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। पायरुवेट, जिसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होता है, वह पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि यह पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते समय क्या क्या मतलब वहाँ पर अवेलेबल रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है वह कोएंजाइम टीपीपी मतलब थायामीन, यहाँ पर लिखे हैं थायामीन पायरुविक फास्फेट, यहाँ पर LA लिपोइक एसिड एंड NADH2 कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। NADH है तो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, या इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, दोनों बात एक ही है। और यहाँ पर मैग्नीशियम आयन है जो उपस्थित है, उसकी आवश्यकता होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 3 कार्बन है, मतलब पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का एक यौगिक है, और एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन का यौगिक है। इसलिए यहाँ से 1 कार्बन CO2 के रूप में रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। तो एसिटिल कोएंजाइम में यह कन्वर्ट हो जाता है। जो यहाँ पर कम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्सेस, इसमें NADH2, लिपोइक एसिड, TPP एंड कोएंजाइम प्लस मैग्नीशियम आयन, ये तो होना ही अनिवार्य है। मैग्नीशियम आयन कन्वर्ट होते समय ये सब मिला करके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसा रिएक्शन है जो ग्लाइकोलिसिस को और क्रेब्स साइकिल को जोड़ता है, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल के पहले का रिएक्शन है। यह क्रेब्स साइकिल में इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो, अब हम एक समीकरण से देखेंगे कि इसमें क्या क्या यूज होता है, क्या क्या यूज होता है इस समीकरण में, कि यह बना कैसे। देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर ये NCERT का है। यहाँ पर देखेंगे पायरुविक एसिड है, एक पायरुविक एसिड, क्योंकि 2 मोल फार्म होता है तो हमको पहले 1 ही मोल का देखना है। 1 मोल का 1 मोल पायरुविक एसिड लगा, तो यहाँ पर कोएंजाइम लगा, NAD लगा, प्लस ये प्लस Mg आयन भी है, मैग्नीशियम आयन, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें लिपोइक एसिड एंड थायमीन पायरुवेट फास्फेट होता है, ये भी लगा इसमें। तो ये कन्वर्ट हो गया एसिटिल कोएंजाइम, CO2 एंड NADH2 में। यह आप एक समीकरण है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये नीट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप लोगों ने देख लिया ये समीकरण। इसके बाद हम देखते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। अब देखेंगे कि आप क्रेब्स साइकिल में जब यह जो ये प्रोसेस हो रहा है, सभी प्रोसेस, चाहे पायरुविक एसिड का एसिटिल कोएंजाइम में या क्रेब्स साइकिल, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना आवश्यक है। ये सब जो भी हो रहा है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो रहा है।
रिस्पायरेशन के समय हो रहा है। अभी तक ने हम जितने भी पढ़े हैं, चाहे ग्लाइकोलिसिस हो या क्रेब्स साइकिल जो पढ़ रहे हैं, ये सब एक का मुख्य उद्देश्य है एनर्जी का फॉर्मेशन। ये एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके बाद ईटीएस भी डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसमें भी एनर्जी, जैसे एनर्जी का मुख्य रोल है, एनर्जी फॉर्म करने के लिए ही ये सब प्रोसेस होती हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम एंट्री करता है क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर जो ऑक्ज़ैलोएसिटिक एसिड है, ये इसको OA भी कहते हैं। ऑक्ज़ैलोएसिटिक एसिड है, ये 4 कार्बन का है। ये बाइंड करेगा इसी से, एसिटिल कोएंजाइम से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिट्रिक एसिड में। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सिट्रोजिनेज एंजाइम उपस्थित रहता है पहले स्टेप में, और यह सिट्रेट सिंथेज एंजाइम भी कहते हैं इसे। कोई भी एंजाइम अप्रॉक्सीमेटली आप देखेंगे अधिकतर एंजाइम को कि एज अंतिम में लगा रहता है, तो ये समझ जाएंगे कि आप ये एंजाइम है। देखिए यहाँ पर भी लगा है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड में। अब यहाँ पर 1 मोल H2O लगा, और कोएंजाइम यहाँ पर देख रहे हैं, कोएंजाइम होगा तो यहाँ पर तो कोएंजाइम नहीं है, तो ये रिलीज हो जाएगा, कोएंजाइम हट जाता है यहाँ से। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि सिट्रिक एसिड फॉर्म हो गया, बन गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो नेम पड़ा है सिट्रिक एसिड साइकिल, यह इसी के नेम पर पड़ा है, सिट्रिक एसिड, क्योंकि क्रेब्स साइकिल, जो ये क्रेब्स साइकिल, इसका प्रथम प्रोडक्ट यही है, सिट्रिक एसिड ही है। सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड को TCA भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है, इसलिए इसे TCA साइकिल भी कहा जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों इसको TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था। अब इसके बाद देखेंगे कि हम ये जो सिट्रिक एसिड है 6 कार्बन का है, ये इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। ये भी एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड हुआ है, वहाँ उसमें से एक CO2 रिलीज होगा, और ये NADH प्लस से NADH2 निकल जाएगा, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसको जेन्युइन बात है, आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पर एक CO2 निकलेगा, तो यहाँ पर 6 कार्बन था, तो यहाँ पर 5 ही कार्बन बचेगा। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में 1 मोल CO2 रिलीज करता है, NADH से NADH2 रिलीज करता है, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, जो कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी एक CO2 निकला, तो इसलिए ये भी 4 ही होगा, क्योंकि ये 5 था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सक्सिनिल कोएंजाइम काइनेज माने फास्फेट होता है, की उपस्थिति में यहाँ पर कोएंजाइम भी लगना चाहिए था, क्योंकि ये एंट्री हो रहा है तो कोएंजाइम भी लगना चाहिए था। यहाँ पर कोएंजाइम आया है तो कोएंजाइम भी लगना चाहिए था। अब यहाँ पर देखेंगे आपकी सक्सिनिल कोएंजाइम जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, वह कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनिक एसिड में या सक्सिनेट में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थायोकाइनेज एंजाइम उपस्थित होना अनिवार्य है। यहाँ से एक कोएंजाइम भी निकलेगा, कोएंजाइम, और 1 मोल H2O निकलेगा, और ये जो GDP है और IP से, GDP को मुख्य रूप से ADP ही समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है, और IP से जैसे हम लोग ADP प्लस ऑर्गेनिक फास्फेट मिला करके एक ATP बनवाते हैं, उसी तरह GDP और IP को मिला, ऑर्गेनिक फास्फेट को मिला करके एक GTP बनता है, जो मुख्य रूप से ATP के बराबर ही होता है या उसी तरह ही होता है। तो ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, यह नाइट्रोजिनस बेस है, इसके बारे में बाद में डिस्कस किया जाएगा, किसी चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक फास्फेट इसमें से बढ़ गया, यहाँ पर देख रहे होंगे
ऑर्गेनिक फास्फेट ये जुड़ रहा है तो यहाँ पर एक फास्फेट बढ़ गया, इसलिए ट्राईफास्फेट हो गया, डाई था यहाँ पर टाई हो गया, तो एक एटीपी मान लिया जाता है इसको। अब देखेंगे कि आप सक्सिनिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरिक एसिड। अभी तक की जो एंजाइम लगे हैं इस प्रोसेस में, चाहे सिट्रोजिनेज हो या सिट्रेट सिंथेज, दोनों एक ही है, या थायोकाइनेज या डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में उपस्थित थे। लेकिन जो एक यहाँ से सक्सिनिक एसिड से जो कन्वर्ट हो रहा है फ्यूमरिक एसिड में कन्वर्ट होते समय भाग ले रहा है, वह एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, वहाँ से इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित नहीं रहता। केवल यही एक ऐसा एंजाइम है, इसको ध्यान रखने वाली बात है आप लोग को, कि ये कहीं ऐसा एंजाइम है जो इस तरह का फंक्शन शो कर रहा है और एफ को कन्वर्ट कर देता है FADH2 में। अब इसके बाद देखेंगे कि जी फ्यूमरिक एसिड है, फ्यूमरिक एसिड या फ्यूमरेट कहते हैं, NCERT में तो फ्यूमरिक एसिड ही लिखा, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। यहाँ पर एक यहाँ पर एक H2O लगता है, या था वाटर का एक मॉलिक्यूल लगता है, तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि हम कि ये जो मैलिक एसिड है वह कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। यहाँ पर एक एंजाइम उपस्थित आता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये भी उपस्थित रहेगा, और NADH2 NADH कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में, और यही प्रोसेस चलता रहेगा, बार बार यही प्रोसेस चलेगा। ये पायरुविक एसिड खत्म होगा, दूसरा पायरुविक एसिड आएगा, तीसरा पायरुविक एसिड आएगा, फिर यही प्रोसेस होगा साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के O2 के प्रेजेंट में, इसलिए इसे साइक्लिक प्रोसेस भी कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि ये पायरुविक एसिड आया, फिर यही क्रिया होगा, ये प्रोसेस इनिशिएट होगा, दूसरा भी पायरुविक एसिड ये खत्म हो गया, एसिटिल एंजाइम कन्वर्ट होकर के ये प्रोसेस किया, फिर दोबारा जो दूसरा पायरुविक एसिड आएगा, यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, तो इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल इज नोन एज द साइक्लिक प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि NCERT में जो दिया है, NCERT जो कर रहा है इसमें वह खुद कह रहा है कि ये है, वह खुद कह रहा है कि यह जो पार्ट है पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम के बीच का जो घटता है वह खुद नहीं है, क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जो डायग्राम बनाया है इसमें यह दर्शा रहा है कि यह जो समीकरण दिया है उसमें दर्शा रहा है कि ये भी क्रेब्स साइकिल का हिस्सा है। लेकिन तो इसमें पहले लिखा है कि यह प्रोसेस जो है जो पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, यह क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो NCERT लिखा है उसमें उसने लिखा कि यहाँ पर एक पायरुविक निकलता है, पायरुविक एसिड लगता है, तो एक पायरुविक एसिड हो गया, 4 NAD लगा, तो हम इसको गिनते हैं कहाँ पर लगा, NAD प्लस, तो यहाँ पर एक लगा, और देखेंगे कहाँ कहाँ पर लगा है, यहाँ पर एक लगा और एक यहाँ पर लगा, आप लोग देख रहे होंगे, तो हम गिनेंगे 1 2 3 एंड और देखेंगे यहाँ पर एक लगा, तो ये 4 NAD लगा और एक FAD लगा, तो यहाँ पर है छठवें स्टेप में, और 2 H2O लगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 H2O लगा, एक H2O यहाँ पर लगा, यहाँ पर, और यहाँ से भी एक H2O रिलीज हुआ, ये भूल गए थे हम, रिलीज हो गया यहाँ से H2O एक, तो एक निकल भी गया, इसको बैलेंस कर दिया गया, तो एक H2O यहाँ पर लगा और इसको एक H2O यहाँ पर लगा, तो ये बैलेंस फॉर्म है, तो यहाँ पर 2 H2O लग गया एंड 1 GDP लगा। GDP मतलब होता है यहीं पर, यहाँ पर है जो ADP की तरह होता है,
इसको एटीपी ही मान लिया जाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल में हो रहा है। तो यहाँ से 3 CO2 निकला, एक CO2 यहाँ से निकलेगा पायरुविक एसिड से स्टील कोएंजाइम के कन्वर्टर से समय, और एक एसिड एक CO2 आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बीच में निकलेगा, और एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बीच से एंड सक्सेनिल कोएंजाइम के बीच से निकलेगा। तो ये 3 हो गया, 1 2 एंड 3। यहाँ पर 3 बना, 3 अन्य 3 4 NADH2। जितने यहाँ पर लगे हैं NADH 4 NADH लगे, NAD लगा है, तो यहाँ पर 4 ही प्रोडक्ट होगा, बनेगा प्रोडक्ट के रूप में। और एक यहाँ पर 1 लगा है, तो यहाँ पर भी 1 ही बनेगा, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो यहाँ पर 4 NADH2 बना, और एक FADH2 बना, और एक ATP जो यहाँ पर है ATP की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको एक ATP ले लिया। जबकि हमारे अनुसार से ये होना चाहिए कि जो स्टील एंजाइम है, ऑक्जेलोस्टिक एसिड है क्रेब्स साइकिल में, ऑक्जेलोस्टिक एसिड है और स्टील कोएंजाइम कंबाइन करते हैं तो 2 मोल H2O लगता है। ये क्रेब्स साइकिल का मुख्य भाग है, जो इसको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यह है तो एनसीईआरटी कंक्लूड कर रहा है, फिर दोबारा कह रहा है कि ये भी नहीं है, उसका क्रेब्स साइकिल का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ कि यहाँ पर 2 मोल H2O लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एंट्री के समय लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है एक, और एक यहाँ पर लग रहा है, 2 मोल H2O लग गया, ठीक। और उसके बाद 3 NADH लगेगा, क्योंकि इसको हमने 4 गिना था, ये निकाल देते हैं तो गिनते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ लगते हैं। 1 2 3 NADH लगे, एक FAD लगा, ये 2 बार लिखा गया, मिस्टेक हो गया। अब इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, एंड 2 CO2 निकलेगा, एक CO2 यहाँ से, एक CO2 यहाँ से। देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि हमको ग्लूकोज से लेकर के पायरुविक एसिड के बीच में क्या क्या मिलता है। देखेंगे कि यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा, जिसमें हमको आप लोग को बताया था कि हमको 10 ATP मिलता है, जिसमें से 2 ATP इसको तैयार करने में था प्रिपरेटरी फेज में लग जाता है, तो हमको नेट ATP की संख्या 8 है। और ये यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है 2 पायरुविक एसिड में फॉर्म हो जाता है, एक पायरुविक एसिड यहाँ पर है, एक पायरुविक एसिड यहाँ पर है, तो इसलिए हमने 2 पायरुविक एसिड लिखा है। ये सब ग्लूकोज को देख करके, मतलब एक ग्लूकोज से कितने ATP फॉर्म होंगे, ये सब के लिए नेट कितने ATP फॉर्म होते हैं, ये सब पता चल रहा है इसमें। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो पायरुविक एसिड है जो एसिटिक कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पर एक NADH2 लगता है यहाँ पर, सेम उसी प्रकार ये भी है, दूसरा पायरुविक एसिड, उसमें भी यही लगता है और यही प्राप्त होता है, और CO2 निकल जाता है। अब देखेंगे कि जो स्टील कोएंजाइम है ऑक्जेलोस्टिक से बाइंड करके क्या क्या हमको इसमें रिलीज करता है। तो यहाँ पर हमको देखेंगे FADH लगेगा, निकल रहा है FADH से FADH2 निकल रहा है, एक यहाँ पे हुआ, एक ATP निकल रहा है, और 3 NADH2 निकल रहा है। तो सेम यही प्रोसेस इसमें भी हो रहा है, देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर एक ATP निकल रहा है, 3 NADH2 निकल रहा है, एक FADH2 निकल रहा है। तो मतलब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर है कि जितना एक पायरुविक एसिड से निकल रहा है, उतना दूसरे पायरुविक एसिड से जो क्रेब्स साइकिल में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है उससे निकल रहा है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन के ग्लूकोज जो बना है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के बीच में जो ATP है उसको तो हम लोग जान ही रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितना ATP बना। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक NADH से यानी एक NAD से 3 ATP बनता है, एक NAD से एक NADH2 से जो यहाँ पर है, ये एक NADH2 से NADH2 से 3 ATP बनता है, 3 ATP। तो यहाँ पर देखेंगे 3 ATP यहाँ पर बना, 3 ATP यहाँ पर बना। ये सब तो यहाँ पर तो NADH2 के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कहाँ पर
भाग लेंगे, ये भाग लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एटीएस में। तो यहाँ पर भाग लेंगे, वहाँ पर भाग लेंगे, तो ये यहाँ जाएंगे, निकलेंगे, एटीएस में भाग लेंगे, तो इससे भी 3 निकलेगा। तो हम कह सकते हैं, यहाँ तो हमको यहाँ पर हमको लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्लूकोज से कितना निकला, इसमें 2NaDH2 मिला, प्लस यहाँ लिखते हैं। यहाँ तो हमको पता चल गया, यहाँ तो हमको देख ही रहते हैं कितना हमको मिल रहा है ग्लूकोलिसिस से। यहाँ ग्लूकोलिसिस के पायरुविक एसिड कन्वर्टर के बीच में कितना हमको मिला, ये तो देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर देखेंगे कि वो कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है एक FAD से FADH2 में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 प्लस। FAD से एक FAD से 2 ATP बनता है, अर्थात हमको लिख सकते हैं FADH2 से प्लस से 2 ATP बनता है। तो यहाँ पर 2 ATP इससे बनेगा, तो हमको यहाँ पर भी एक मिल रहा है, यहाँ पर भी एक मिल रहा है, और एक यहाँ पर भी मिल रहा है FADH2, तो हमको 2 मिला FADH2, क्योंकि ये ग्लूकोज से है, ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, रिस्पेक्ट ग्लूकोज, रिस्पेक्ट विथ ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, जो हम ग्लूकोज से निकला उससे देख रहे हैं कि उससे एक ग्लूकोज से कितने ATP बन सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पर कि एक ATP मिल रहा है, यहाँ पर एक ATP यहाँ पर, तो हमको लिखेंगे यहाँ पर 2 ATP जो हमको मिल रहा है, ये हमको प्राप्त हो रहा है 2 ATP मिला। और यहाँ पर देखेंगे कि 3 NaDH2 यहाँ पर है, 3 NaDH2 यहाँ पर है, प्लस 3 NaDH2 प्लस इतना हमको मिला, इतना। तो हमको यहाँ पर लिखेंगे कितना, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर भी 3 था, तो ये सॉरी 6 लिखना चाहिए था, 6 लिखना चाहिए था, तो 6 हो गया। अब देखेंगे हमको क्या क्या मिला, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6, तो 8 हो जाएंगे। यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं 2FADH2 प्लस 2 ATP प्लस 8 NaDH2 प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे इससे तो 1 2 मिल रहा था, मतलब FADH2 से एक FADH2 से 2 मिल रहा था, 2 ATP, तो 2 FADH2 से 4 ATP, 4 ATP, यहाँ पर 2 ATP है ही, 2 ATP है, प्लस यहाँ पर 8 हैं, 8 NaDH2 हैं, तो 1 से 3, एक NaDH2 से 3 ATP, तो 8 से 24 ATP। तो हम जोड़ेंगे तो ये 24 ATP, और ये जोड़ेंगे 24 4 28 2 30, तो यहाँ पर 30 ATP निकला, ATP। ये 30 ATP केवल कहाँ पे निकला है, पायरुविक एसिड से लेके ऑक्सैलिक एसिड तक, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड के बीच, मतलब क्रेब्स साइकिल और ये पायरुविक एसिड और एसिड कोएंजाइम के बीच से लेकर के निकला है 30 ATP, जबकि हमको ग्लाइकोलिसिस में मिला है नेट 8 ATP। तो इसको भी जोड़ेंगे, तो हमारा देखेंगे ग्लाइकोलिसिस से लेकर के क्रेब्स साइकिल के बीच में, क्रेब्स साइकिल केसी मतलब क्रेब्स साइकिल के बीच में हमें कितना ATP निकला, तो हमें ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP नेट हमको देखना है, और यहाँ पर 30 ATP, तो हमारा ATP, तो हमारा पूरा 38 मतलब 38 ATP बना। और ये सब माइटोकांड्रिया में हो रहा है, ये जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकांड्रिया में हो रहा है, और वहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। देख रहे हैं हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, ATP, मतलब जो भी प्रोसेस हो रहा है रिस्पायरेटरी, इसमें जो भी प्रोसेस रिस्पायरेशन का हो रहा है
तो ये किस किस लिए हो रहा है? एटीपी के लिए। जैसे आप लोग पैसे के लिए इधर उधर भटक सकते हैं, ये जो प्रोसेस है सब एटीपी ऊर्जा के लिए हो रहा है। शायद आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।